Hello everyone, today we are going to start next chapter electromagnetic waves of class 12th physics. Electromagnetic waves are special type of waves as the name only suggests that they are electric and magnetic both in nature. What does it mean? See, before these types of waves actually there was no idea about these types of waves and before that there were mechanical waves. Mechanical waves ऐसी waves होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. ओके, लाइट के केस में भी ऐसा ही था कि हाइगन ने जो थियोरी प्रपोज की थी उस थियोरी में उन्होंने ये कहा था कि लाइट जो है वह मैकेनिकल वेव है विच नीड्स अ मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन. हालांकि यह हो नहीं पाया, कोई मीडियम जो है वह मिल नहीं पाया और इसके कारण यह थियोरी जो थी उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया. इसके बाद में उसके हाइगन के बहुत सालों बाद एक्चुअली जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थियोरी प्रस्तुत की. यह थियोरी जो थी यह एक्चुअली मैथमेटिक्स और आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल जीनियस जेसी मैक्सवेल जो है उन्होंने प्रस्तुत की थी और इसमें उन्होंने एक्चुअली यह बताया कि इस तरह की वेव्स हम जनरेट कर सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं वह म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में क्या करती हैं, ऑसिलेट करती हैं और जो वेव्स होती हैं वह उसके भी परपेंडिकुलर क्या करती है, ट्रैवल करती है. ठीक है, जब इनिशियली ये थियोरी दी गई उसके बाद में उसके एंड में एक्चुअली मैक्सवेल ने यह भी प्रेडिक्ट किया कि एक्चुअली इसकी जो स्पीड है वह कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी. और यहीं पर आकर जो है सारा जो केस है वह इंटरेस्टिंग हो गया. कारण यह था कि एक्सपेरिमेंटली जो है लाइट की स्पीड भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही निकाली गई थी अप्रॉक्सीमेटली और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी स्पीड यह आ रही थी. तो ये को रिलेशन हो रहा था कि कहीं ना कहीं लाइट जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है. जब लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करके डिफरेंट फिनोमिनन जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई वो एक्सप्लेन हुए, उन्हें एक्सप्लेन किया गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की एक बहुत बड़ी क्या थी, सफलता थी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वह केवल लाइट तक सीमित नहीं है. इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंटायर स्पेक्ट्रम होता है. ठीक है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा. अभी जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें था वो यह था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो कि ब्रिलियंट मैथमेटिक्स के कारण के द्वारा एक्चुअली क्या की गई, दी गई. उसका जो एंड पॉइंट ये था कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इसने लाइट के नेचर से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम थी जो कि मटेरियल मीडियम की थी उसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया. ठीक है, तो आइए अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या स्पेशलिटी है उनको समझने का प्रयास करते हैं. तो शुरुआत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ से करता हूँ. देखिए, जैसा कि बताया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वह इस तरह की वेव्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वह म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में क्या करती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करती हैं. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे ऑसिलेट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज सच अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स दे ऑसिलेट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं. तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उन्हें बनाने का प्रयास किया है. ये प्लेन जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो प्लेन है, यह प्लेन, ये देखिए ये जो प्लेन है ऐसा, ये परपेंडिकुलर प्लेन है. मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वेरिएशन है ब्लैक वाला, और ये जो है, ये ब्लू वाला जो है, यह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्या है,
वेरिएशन है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वेरिएशन है। ठीक है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देता हूँ कि ये ऐसा व्यवस्थित है ना, तो यहाँ पर भी मुझे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करने के लिए। तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और इधर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेरी कर रहा है और दूसरी तरफ जो है यह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेरी कर रहा है। सो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं जो कि इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, देखिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस वाले प्लेन में वेरी कर रहा है, मतलब वो ऐसे 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 जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है, इस वाले प्लेन में कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना था, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ये जो है यह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये थोड़ा आपको समझना था। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे अब बात करते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। ईएम वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम बात करेंगे। देखिए ईएम वेव्स जो होता है वह ऑसिलेटिंग चार्ज जो होते हैं वह क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअली प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली देखिए चार्ज अगर है तो चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, ये बात तो क्लियर है। अब अगर वो ऑसिलेट कर रहा है, अगर कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेशन के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी है ही, ऑसिलेशन के कारण उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन में होगा मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। इस तरह से ये चलता रहेगा। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसलिए ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो एक बात हो गई कि कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबसे पहली बात जो मैंने आपको कही थी कि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है वह परपेंडिकुलर होती है उन प्लेन्स के जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में क्या करते होते हैं, ऑसिलेट करते होते हैं। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस प्लेन में कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस परपेंडिकुलर प्लेन में क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। ठीक है, तो यह एक प्रॉपर्टी थी। इसके बाद में ये जो होती हैं ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, इनका नेचर जो है ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स होती है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद में इनकी जो स्पीड होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होती है, स्पीड होती है। ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के लिए एक फार्मूला दिया, वो फार्मूला है C = 1/√μ0/ε0। याद रखिए μ0 जो है वह इसको कहा जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ε0 को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये दोनों मिलके आपको क्या दे रहे हैं, C दे रहे हैं, है ना, ये मिलके आपको क्या दे रहे हैं, C दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो आपको पता होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हैं, ठीक है ना, लेकिन याद रखिए अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, डेफिनेटली मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है इसमें और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी मौजूद है। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर दिया जाता है B²/2μ0 से, और एज फार एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज कंसर्न इट इज़ गिवन बाय 1/2 ε0 E²। तो इस तरह से ये टोटल एनर्जी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मिलती है। इसके अलावा एक और रिलेशन जो कि कई बार यूज़ होता है वह है
C इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। याद रखिए कि ये जो ई नॉट और बी नॉट हैं ये जैसे वेव बोला हूँ मैं, तो ये जो वेव्स है इनकी मैक्सिमम वैल्यू है ये ई नॉट, मतलब जैसे समझ गए ना, एम्पलीट्यूड है जैसे ये है तो ये ई नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड वाला जो रहेगा उसमें बी नॉट जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इनका जो रेशो होता है वो सी के इक्वल होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करने पर आपको स्पीड ऑफ लाइट मिलेगा। सच अ बिग वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू बी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वह क्या करता है, डोमिनेट करता है। और जैसा हमें पता है कि लाइट में भी, लाइट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है लाइट में भी क्या होता है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है। इसीलिए लाइट को इलेक्ट्रिक वेक्टर भी कहा जाता है ना। लाइट जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डोमिनेट होती है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह डोमिनेट करती है। चलिए, इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब थ्योरी दी गई 1880s में यह थ्योरी आई, उसके बाद में हर्ट्ज़ नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करके बता दिया। और यह एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि देखिए कोई भी थ्योरी केवल थ्योरी ही रह जाएगी यदि उसको क्या नहीं किया गया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया गया। और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एक्चुअली हर्ट्ज़ ने दे दिया 1888, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हर्ट्ज़ ने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब जैसे ही वो हुआ उसके कुछ समय के बाद J.C. बोस, जगदीश चंद्र बोस, जो कि कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते थे, उन्होंने एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करवा दिया, प्रोपेगेट करवा दिया। ये हर्ट्ज़ का एक्सपेरिमेंट तो बेसिक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने केवल क्या किया, उन्होंने डिटेक्ट करवा दिया, कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स जो है भेज के बताया कि देखिए जनरेट हो रही है। अब इनको आगे तक ले जाया गया किसके द्वारा, J.C. बोस के द्वारा। लेकिन इंडिया जो था उस समय डेफिनेटली कॉलोनियल कंट्री थी। आपको पता है कि हम ब्रिटेन के अधीन थे। तो J.C. बोस जो थे उन्होंने एक्चुअली पेटेंट नहीं करवाया इसको, और पेटेंट नहीं करवाया तो उनका नाम भी नहीं आया। उनके कुछ सालों बाद मार्कोनी ने जो है, नो डाउट कि मार्कोनी ने भी क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट किया वो थोड़ा सा एडवांस था, लेकिन J.C. बोस अगर उस एक्सपेरिमेंट पे थोड़ा और काम करते तो शायद और ज़्यादा डिस्टेंस वो क्या कर सकते थे, कवर करवा सकते थे। मार्कोनी ने उसे कुछ किलोमीटर्स तक ट्रांसफ़र करवाया, और इसके लिए फिर मार्कोनी को जो है नोबेल प्राइज़ मिला। मार्कोनी वॉन द नोबेल प्राइज़, ही वॉज फ्रॉम इटली, ओके, सो ही वॉन द नोबेल प्राइज़। ठीक है, अब बात आती है कि मार्कोनी जो हैं उनके मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक लॉन्ग डिस्टेंस तक वो क्या कर पाए, भेज सके। ठीक है, ये बात हुई। इसके बाद में जो मैक्सवेल हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल जो हैं उन्होंने एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी दी वह बेस थी 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस पर। तो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन जो हैं उन्हें उनके बारे में कहा जाता है कि वॉज इट गॉड हु रोट दीज लाइन्स, क्या वो भगवान हैं जिन्होंने ये लाइन्स लिखी हैं। ओके, क्योंकि वो इक्वेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, और इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन को, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी, हम देखते हैं उन्हें। मैक्सवेल जो कि एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 4 इक्वेशंस दी। आइए हम उन 4 इक्वेशंस को समझते हैं। जो पहली इक्वेशन थी मैक्सवेल की वह कुछ इस तरह है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, पढ़ना भी सीखिए इसको, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q0।
सॉरी, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, हाँ या दिस इज द इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दी थी वह है क्लोज सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये फर्स्ट थी है ना, ये सेकेंड। इसके बाद थर्ड इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दी वह है क्लोज लूप इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। Okay, this is third, and at last the fourth equation is closed loop integral b vector dot dl vector is equal to mu naught I. Okay, so these are four Maxwell's equation. ये जो है 4 Maxwell's equation है। अब आइए, अब हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। देखिए, ये जो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है ना, इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहली इक्वेशन, इसको देखिए आप, ये जो इक्वेशन है ना मैक्सवेल्स इक्वेशन, इसको देखिए, ये क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, हमने पढ़ा हुआ है ये। सो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू नॉट। ये किसके इक्वल है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू नॉट। और ये क्या होता है? अरे भाई, यही तो गॉस थ्योरम है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, ये गॉस थ्योरम है, दिस इज द गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन इज गॉस थ्योरम और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं हमारे क्लोज सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये 0 है। ठीक है, अब ये 0 है, इसका क्या मतलब है? अब ध्यान से समझिएगा आप, ये क्या है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर ई वेक्टर डॉट डी एस है तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, तो बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर जो है इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये है फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो 0 होगा। यानी मान लीजिए कि एक क्लोज सरफेस हमने ले ली और इस क्लोज सरफेस में से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 होगा। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, अगर हम बोलते कि कोई क्लोज सरफेस है, उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू नॉट है। मान लीजिए अगर वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि हमें पता चलता है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अगर वो नेगेटिव होता तो हम बोल देते कि यहाँ पे भैया नेगेटिव चार्ज है ना। ये एज सिंपल एज दैट। हाउएवर हियर you can see that flux is 0. If flux is 0, what does it mean? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है। अच्छा, और कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है, क्योंकि फ्लक्स बाहर किससे जाता है? नॉर्थ पोल से जाता है। और फ्लक्स अंदर किसके आता है? साउथ पोल के आता है। ठीक है ना। तो यहाँ अंदर जो है नॉर्थ पोल भी मौजूद है और साउथ पोल भी मौजूद है। अगर नॉर्थ पोल मौजूद है तो साउथ पोल भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लक्स 0 नहीं होगा अदरवाइज। यानी कि अकेला मैग्नेटिक पोल नहीं होगा, या कहें कि मोनोपोल नहीं होगा। सो मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर उसके आसपास हमने क्लोज सरफेस बना दी तो उसका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? वो 0 नहीं होगा। जबकि यहाँ पर क्या है? ये कह रहा है क्लोज सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो है, ये देखिए एक छोटा सा रिजल्ट, ये जो इक्वेशन है, ये इसने कितनी सुंदर तरीके से एक बात बता दी। और वो क्या? कि मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट अ रियलिटी, मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल।
मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। ओके, नहीं हो सकते। तो मैग्नेटिक डायपोल ही होंगे। अगर नॉर्थ पोल है इसमें तो साउथ पोल भी होना ही चाहिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम, और आगे अब हम बात करते हैं, ये मैंने सेकंड भी समझा दिया है, और इसको क्या कहते हैं अपन, ये इट इज़ नथिंग बट गॉस लॉ इन, इट इज़ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म और मैग्नेटोस्टैटिक्स ऑल्सो, मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। आगे बढ़ते हैं अब हम इस वाले, क्लोज लूप इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस। अब ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इक्वेशंस यू में से, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, अब जरा देखिए इसका मतलब क्या है। ई वेक्टर होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, है ना, और डॉट डी एल वेक्टर है, तो ये डॉट डी एल वेक्टर लगा दिया मैंने। अच्छा, और अब देखो एफ डॉट डी एल क्या होता है, इट इज़ वर्क डन, तो आप लिख सकते हैं डी डब्ल्यू, और उसका इंटीग्रेशन भी है, लूप इंटीग्रल है ना, मतलब एक क्लोज लूप इंटीग्रल है, जैसे अपन ये क्लोज लूप में लेते हैं ना, वैसा इंटीग्रल है, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ दिस वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अच्छा, मतलब एक क्लोज लूप में चार्ज को घुमाओगे आप, यही तो है। इफ यू आर मूविंग दिस चार्ज इन अ क्लोज लूप, सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप इस चार्ज को क्लोज लूप में घुमाओगे तो जो वर्क डन होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू होगा वो, तो उसको हम टोटल वर्क कह सकते हैं, दिस इज डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, सही है, दैट इज डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये टोटल वर्क हो गया एक लूप में घुमाने में, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। वर्क डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ क्लोज लूप is nothing but EMF, electromagnetic force, यानी ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू E, दिस इज EMF। तो यहाँ पर ये जो इतना सारा लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, इट इज़ नथिंग बट EMF। तो आप इसके प्लेस पे, अच्छा मैं लास्ट इक्वेशन हटा देता हूँ क्योंकि अभी इसके एक्सप्लेनेशन में मुझे थोड़ा सा और स्पेस लगेगा। तो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ EMF, ठीक है। अब बात करते हैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी तो पढ़ा था। तो ये है माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई बी ई इज इक्वल टू, ये छोड़िए इसको देखिए क्या है, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। अरे ये क्या है, दिस इज नथिंग बट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो तीसरी इक्वेशन लिखी है, इट इज नथिंग बट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है इतना सभी को? सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं अब हम फोर्थ इक्वेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब फोर्थ इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी मैंने हटा दी वो इक्वेशन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फोर्थ इक्वेशन, और वो है क्लोज लूप इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, क्लोज लूप इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब व्हाट डज इट शो, देखिए ये केवल ये तो है, ये है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। लेकिन मैक्सवेल ने एक्चुअली कहा कि इस इक्वेशन में कुछ इनकंसिस्टेंसी है। मैक्सवेल प्रूव्ड दिस इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एंड ही सजेस्टेड दैट दिस इनकंसिस्टेंसी कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग वन मोर करंट इन दिस, दैट इज ID, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। उनका कहना था कि एक और करंट आप ऐड कर दीजिए इसमें और ये जो है कंसिस्टेंट हो जाएगी। इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड
एम्पियर मैक्सवेल्स रिलेशन, है ना। ये एम्पियर सर्किटल लॉ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इनकंसिस्टेंट है कुछ केसेस में, और उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और क्वांटिटी यहाँ, एक और करंट यहाँ ऐड कर दिया, जिसे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। तो ये जो है दिस इज़ नथिंग बट एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये 4 इक्वेशंस हैं, और इन 4 इक्वेशंस को लेकर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को स्टैब्लिश किया। तो अब नेक्स्ट टर्न पे, मतलब नेक्स्ट डिस्कशन में हम अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट पर ही बात करेंगे।